तो स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस वीडियो में। आज का वीडियो हमारा क्लास 11 का लेक्चर नंबर 8 होने वाला है एंड चैप्टर नंबर 2 जो कि है हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हमारे बिजनेस स्टडीज़ का। ऑलरेडी हमने 7 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए एंड ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का। बहुत ही बड़ा चैप्टर था, आई नो, एंड ऑल्सो ये वाला वीडियो भी थोड़ा सा बड़ा होने वाला है बिकॉज मैं और इसको घसीटना नहीं चाहता। इसी वीडियो में इस चैप्टर को एंड कर देते हैं। ये जो हैंड रिटन नोट्स है ये सब आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड वहीं पे आपको बिजनेस स्टडीज़ का प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो भी मिल जाने वाला है। वहाँ पे आप जाके इसके प्रीवियस 7 लेक्चर्स अगर नहीं देखे हैं अभी तक तो क्या कर रहे हो यार, जाके देखो। उन सभी को लाइक करो, लास्ट तक देखना एंड ऑल्सो कॉमेंट करके ज़रूर आना कि डन डन डन। ओके अगर डन नहीं कर पाए तो या फिर जो भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। इंस्टेंट 1 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है आप सबके से कि प्लीज़ 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 इस वीडियो को शेयर कर दीजिए बिकॉज चैनल का जो रीच है वो जा चुका है एंड वीडियोस रेगुलर नहीं अपलोड हो पा रहे। तो उसका कुछ रीज़न था, ऑलरेडी मैंने लेक्चर नंबर 7 में एक्सप्लेन कर दिया था। नहीं जानते तो वहाँ जाकर देख लो। अब हम इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं और टाइम वेस्ट नहीं करते। सो होने वाले हमारा फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी थर्ड जो टॉपिक है, इसमें फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी में 4 टॉपिक्स होने थे। हमारा पहला था प्रमोशन, सेकंड था इनकॉर्पोरेशन, थर्ड वन इज कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड फोर्थ वन जो कि हमारा होने वाला है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ऑलरेडी हमने जो दो टॉपिक्स जो हमारा प्रमोशन एंड हमारा इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी था वो हमने लेक्चर नंबर 7 में कंप्लीट कर लिए थे। वहाँ से उसको देख के तब इसको कंटिन्यू करिएगा बिकॉज कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूज कर देंगे अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है। सो कैपिटल सब्सक्रिप्शन होता क्या है? अ कंपनी कैन रेज फंड्स फ्रॉम द पब्लिक बाय इशूइंग शेयर्स एंड डिबेंचर्स, यानी कि एक कंपनी अपने जो पब्लिक है उससे फंड्स को रेज कर सकती है, पैसा ले सकती है, कमाना नहीं, ले सकती है, उसको लौटाना पड़ेगा। रेज फंड्स कर सकती है इन द बाय इशूइंग डिबेंचर्स और शेयर्स को इशू करके। फॉर दिस इट हैज़ टू इशू प्रॉस्पेक्टस एंड अंडरगो वेरियस अदर फॉर्मेलिटीज़। इसके लिए उसको प्रॉस्पेक्टस इशू करना होगा। प्रॉस्पेक्टस क्या होता है उसका अगर नॉर्मल सा इंट्रो दूँ तो जैसे आपको स्कूल में आप सबका जब एडमिशन लेने जाते हो तो आपको एक प्रॉस्पेक्टस देते, एक कागज़ टाइप का देते या फिर एक बुक होती है कहीं कहीं कि हमारे स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं, हमारे पास कंप्यूटर लैब है, हमारे पास लाइब्रेरी है, ये है वो है, तो बताता है कि स्कूल में आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली है। उसी तरह कंपनीज जो प्रॉस्पेक्टस इशू करती हैं जब वो शेयर्स को इशू करने वाली है तो प्रॉस्पेक्टस इशू होता है। उसमें क्या होता है कि कंपनी के बारे में होता है, कंपनी क्या काम करती है, क्या कंपनी की अच्छी बातें, क्या कंपनी की बुरी बातें, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें, कंपनी प्रॉफिटेबल है या फिर अच्छा रेवेन्यू कमा रही है, टर्नओवर अच्छा है, हमारे पास अच्छे लोग हैं, सीए हमने अच्छे रखे हैं, तो ये सारी चीज़ों को डिस्क्लोज करती है। डिस्क्लोज मतलब राइट ऑफ उसमें लिखती है। तो प्रॉस्पेक्टस इशू होता है एंड कुछ उसका लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसको कंप्लाई करना पड़ता है। तो वही लिखा है स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर रेजिंग फंड्स फ्रॉम पब्लिक। लेकिन पब्लिक से फंड्स कौन रेज कर सकता है? केवल पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्यों कर सकती है, प्राइवेट कंपनी क्यों नहीं? ये रीज़न आपको प्रीवियस वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जाओ वहाँ देख के आओ। सबसे पहले हमारा अगर सेबी का अप्रूवल चाहिए। सेबी क्या है? हमारा स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि हमारी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि हमारे स्टॉक एक्सचेंज या फिर शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है एंड ऑल्सो क्या नाम से रेगुलेटरी बॉडी है, रेगुलेट भी करती है एंड इसके पास कुछ जुडिशियल पावर्स भी हैं, जो कि सबसे पहले हमें सेबी का अप्रूवल चाहिए होता है। सेकेंड वन इज हम प्रॉस्पेक्टस की फाइलिंग करते हैं, यानी प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडर राइटर्स, यानी कि जो बैंकर्स होते हैं उनको क्या किससे ट्रांजेक्शन होता है, कैसे होता है, ये सब उनको ढूंढा जाता है। ब्रोकर्स को ढूंढा जाता है। अंडर राइटर्स क्या होते हैं? कुछ लोग होते हैं जो गारंटी देते हैं कि मतलब एक तरह से कह सकते हैं आप ठेके पे काम दे रहे हैं। अंडर राइटर्स मतलब जैसे मैं अंडर राइटर हूँ, आप कंपनी अपना इशू कर रहे हो, तो मैं कह दिया कि मान लीजिए आपको 1 लाख शेयर्स चाहिए, तो मैं कह दिया कि मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं आपको 1 लाख शेयर्स ला के दूंगा। कल को अगर 99,000 हो जाते, 1,000 नहीं हो पाते, तो मैं अपनी तरफ से आपको मैं खुद खरीद लूँगा। तो वो होते हैं अंडर राइटर्स। फोर्थ वन इज़ मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए। फिफ्थ वन इज़ एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज हमारी कंट्री में बेसिकली मेजर जो बड़े बड़े हैं वो 2 हैं। एक हो गया NSE, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बाकी स्मॉल भी बहुत सारे हैं, तो उन सबको कंसीडर हम कर सकते हैं, बट अभी के लिए यहीं पे। सिक्स्थ वन इज़ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, यानी कि हमने
इशू कर दिया शेयर, अब हम शेयर्स को अलॉट करेंगे। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का भी बहुत ही बड़ा टॉपिक है जो कि आप क्लास 12th में जानेंगे, अभी के लिए बस इतना ही जानिए। फोर्थ वन इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करें। टू कमेंस बिजनेस अ पब्लिक कंपनी हैज़ टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसको एक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस चाहिए होता है। फॉर दिस डॉक्यूमेंट हैव टू फिल्ड विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, यानी कि इस डॉक्यूमेंट के लिए आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के साथ आपका नाम लिखा होना चाहिए एंड उन्हीं से आपको मिलने वाला है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, यानी कि कंपनी बनाने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। लेक्चर नंबर 7 में मैंने कहा था 2 टॉपिक्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOA। इसको कहा था कि मैं लेक्चर नंबर 8 में बात करूँगा, अब उसकी बात होने वाली है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्ज़ाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आने वाला है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या फिर AOA MOA दोनों में से किसी में से भी एक में आ सकता है, दोनों में भी आ सकता है। तो ये MOA क्या होता है? इट इज़ प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी, यानी कि प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होता है हमारी कंपनी का। नो कंपनी कैन बी रजिस्टर विदाउट अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दैट इज़ वाई इट समटाइम्स कॉल्स लाइफ गिविंग डॉक्यूमेंट, यानी कि बिना इस डॉक्यूमेंट में कोई भी कंपनी जो रजिस्ट्रार के पास अपने आप को रजिस्टर नहीं करवा पाती, ये हमारा प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होता है। अभी इस डॉक्यूमेंट में होती क्या क्या चीज़ है, अब उसको जान लेते हैं। कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सबसे पहला होता है, इसमें क्लॉजेज होते हैं, इसमें 5 क्लॉज होते हैं। सबसे पहला हमारा नेम क्लॉज, जिसमें हमारी कंपनी के नेम के बारे में होगा। द क्लॉज कंटेन्स द नेम ऑफ द कंपनी, द प्रपोज्ड नेम शुड नॉट बी इंडिकेटर सिमिलर टू द नेम ऑफ द अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी, यानी कि जो हमने नाम प्रपोज किया, जैसे मान लीजिए मैं कह देता हूँ कि मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड कंपनी खोलनी है, बिकॉज वो पहले से एक एग्जिस्ट कर रही है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, तो मेरा ये कंपनी दूसरा सेम नाम से रजिस्टर नहीं हो सकती। तो वही ये कहा है कि सिमिलर नेम की कंपनी कोई भी रजिस्टर वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। सेकेंड वन इज सिचुएशन क्लॉज। दिस क्लॉज कंटेन्स द नेम ऑफ द स्टेट इन द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड, यानी कि इसमें क्या है कि किस स्टेट में हमारी जो कंपनी है वो उसका रजिस्टर ऑफिस, कंपनी की फैक्ट्री कहाँ है, प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, सेल्स कहाँ हो रही है, इससे मतलब नहीं, रजिस्टर ऑफिस किस स्टेट में उसका नाम होना चाहिए। ऑब्जेक्ट क्लॉज, दिस क्लॉज डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ विथ विच द कंपनी इज फॉर्म्ड, यानी कि हमारी जो कंपनी है वो किस ऑब्जेक्ट से बनाई गई है। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, PW लिमिटेड हो गई, PW प्राइवेट लिमिटेड हो गई, तो उसका क्या ऑब्जेक्ट है कि बच्चों को अच्छे से अच्छे सस्ते दाम पे एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, और बच्चों को जहाँ जहाँ एजुकेशन नहीं पहुँच पा रही वहाँ एजुकेशन पहुँचाना और बच्चों की मदद करना। तो वही कहा गया है कि ऑब्जेक्ट क्लॉज में कि आपका एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि आप किस लिए कंपनी बना रहे हो। A company is not legally entitled to do any business other than specified in the object clause, यानी कि आपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में, अगर मान लीजिए कल को मैं एक कंपनी खोलता हूँ, अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज में मैं लिख दिया कि केवल मैं एजुकेशन सेक्टर में ही रहूँगा, तो कल को जाके मैं कोई अदर चीज़ें नहीं करने लगूँगी। यहाँ मैं FMCG मतलब कि कुरकुरे, टॉफ़ी, बिस्किट ये सब नहीं बांटने लगूँगा, मैं एजुकेशन सेक्टर में हूँ तो केवल एजुकेशन ही प्रोवाइड करूँगा। फोर्थ वन इज लायबिलिटी क्लॉज। दिस क्लॉज लिमिट्स द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम, यानी कि हमारा जो ये बताता है कि हमारे जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी कितनी होने वाली है टू द अमाउंट, यानी कि मान लीजिए हमारा एक शेयर किसी मेंबर, मैं किसी कंपनी का मेंबर हूँ, सपोज XYZ लिमिटेड है, XYZ लिमिटेड उसका मैंने शेयर लिया, एक शेयर कितने का है, 10 रुपये का है, जिसमें से मैंने अभी केवल 6 रुपये दे दिए हैं, 4 रुपये नहीं दिए। तो ये जो 4 रुपये है, ये 4 रुपये मेरा क्या हो गया, मेरी एक लायबिलिटी हो गई उस कंपनी के लिए, यानी जब भी चाहे वो कंपनी मुझसे वो 4 रुपये मंगवा सकती है। फिफ्थ वन इज कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज क्या होता है? दिस क्लॉज स्पेसिफाइड द मैक्सिमम कैपिटल विच द कंपनी विल बी ऑथराइज टू रेज थ्रू द इशू ऑफ, टफ नहीं होगा यहाँ पे थ्रू होगा, यहाँ पे थ्रू होगा। इशू ऑफ शेयर्स, यानी कि शेयर्स इशू करके एक कंपनी मैक्सिमम कितना पैसा मंगवा सकती है, उसको हम ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं, एंड कैपिटल क्लॉज में हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल का अमाउंट लिखा होता है।
नेक्स्ट हमारा बात करने वाले हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOA। AOA क्या होता है हमारा, अदर रूल्स फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट, यानी कि हमारे इंटरनल मैनेजमेंट, हमारी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक तरह से कह सकते हैं बाहरी चीज़ों के बारे में बताता है कि हमारी कहाँ पे ऑफिस है, क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। AOA बताता है कि हमारा इंटरनल मैनेजमेंट वो कैसे काम करने वाला है, इंटरनल कंपनी के जो अफेयर्स हैं वो क्या होने वाले हैं। अफेयर्स ऑफ अ कंपनी, द आर्टिकल्स डिफाइंड द ड्यूटीज़, राइट्स एंड पावर्स ऑफ द ऑफिसर्स एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हमारा राइट्स, ड्यूटीज़ एंड पावर्स होती है हमारे ऑफिसर्स की बताई जाती है, एंड जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी भी सेम चीज़ें, ड्यूटीज़, राइट्स, पावर, इन सब चीज़ों को बताया, डिस्क्लोज किया जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे कंटेंट्स ऑफ द आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हमारे क्या क्या कंटेंट होने वाले हैं। सबसे पहला है हमारा द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड द डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स, यानी कि अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, कितना शेयर कैपिटल है और उसकी क्लासेस क्या हैं। क्लासेस ऑफ शेयर कैपिटल यानी कि इशूड, सब्सक्राइब्ड, ऑथराइज्ड, कॉल्ड अप, पेड अप, ये सारी। सेकेंड वन इज राइट ऑफ ईच क्लास ऑफ शेयर होल्डर, यानी कि ईच क्लास ऑफ शेयर होल्डर को क्या क्या राइट मिलने वाला है, यानी कि पेड अप वाले को कितने मिलेगा, और इशूड वाले मतलब जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनको क्या मिलने वाले, ये सब चीज़ें। प्रोसीजर फॉर मेकिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, यानी कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर को जो हम अलॉट कर रहे हैं उसका क्या प्रोसीजर होने वाला है। प्रोसीजर फॉर इशूइंग शेयर सर्टिफिकेट, यानी कि हमने मान लीजिए कि जो शेयर अलॉट कर दिए तो उसको शेयर सर्टिफिकेट जो हम भेजेंगे वो उसका क्या प्रोसीजर होने वाला है। प्रोसीजर फॉर फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ फॉरफीचर्ड शेयर्स, यानी कि फॉरफीचर क्या होता है कि मान लीजिए मैं 4 रुपये नहीं दे रहा, अभी जो प्रीवियस एग्जांपल ये XYZ लिमिटेड के, मान लीजिए मैंने 100 शेयर्स लिए, 50 का मैंने 10 रुपये दे दिए, बाकी 50 में मैंने 4 रुपये नहीं दे रहा था, तो क्या हो गया, फॉरफीचर कर लिया कंपनी ने क्या किया कि भैया तुम रहना, तो पैसा ऐसा रहा है तो हम तुम्हारा शेयर ही नहीं देंगे, हम तुमको शेयर वापस ले लेते, जो तुमको अलॉट किए थे वो शेयर हम दोबारा ले लेंगे एंड उन शेयर्स को दोबारा फ्रेशली नहीं री इशू कर देंगे फॉरफिटेड शेयर्स को। तो उसका क्या प्रोसीजर होने वाला है। सिक्स्थ वन इज रूल्स रिगार्डिंग कास्टिंग ऑफ वोट्स एंड प्रॉक्सी वोटिंग। प्रॉक्सी वोटिंग क्या होता है, इसको समझने से पहले ये जान लीजिए, कास्टिंग ऑफ वोटिंग यानी कि जैसे इक्विटी शेयर्स होते हैं उनमें वोटिंग पावर्स होती है, तो उसमें क्या होता है कि हमारा मान लीजिए कल को हमें कोई डिसीजन लेता है बिजनेस से रिलेटेड, तो उसमें कितने मेंबर्स, मान लीजिए जो सब मेंबर्स को बुलाएंगे शेयर होल्डर्स को, तो वो कैसे वहाँ पे वोट्स देने वाले हैं, क्या कैसे होने वाला है कि मतलब वोटिंग पावर जो उनकी है उसको वो कैसे एक्सरसाइज करेंगे, तो उसका रूल्स दिया गया है। प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, हम डायरेक्टर्स, नए डायरेक्टर्स कैसे चूज़ करेंगे और जो एग्जिस्टिंग है उनको कैसे निकालेंगे। डिविडेंड डिक्लेरेशन, यानी कि जो शेयर्स हैं उस पर हम डिविडेंड कैसे देंगे, एंड पेमेंट रिलेटेड इश्यूज कैसे डिक्लेयर करेंगे, कैसे पे करेंगे, वो सब चीज़ें उसमें दी होती है। प्रोसीजर फॉर कैपिटल रीएडजस्टमेंट, यानी कि मान लीजिए कल को ऑथराइज कैपिटल लिखी हुई है तो हमें कैपिटल रीएडजस्टमेंट करना है, कैपिटल को बढ़ाना है या फिर कम करना है और पैसे मंगवाने, तो उन सब चीज़ों के बारे में दिया हुआ है। प्रोसीजर रिगार्डिंग वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, यानी कल को मान लीजिए हमें कंपनी को बंद करना है, वाइंडिंग अप यानी कंपनी को बंद करना, लीगली पूरा तरीके से वाइंड अप करना, ख़त्म कर देना, बंद कर देना, तो उसका लिए क्या प्रोसीजर होने वाला है। यहाँ पे हमारा MOA AOA ये 2 टॉपिक्स खत्म होते हैं। थर्ड एक टॉपिक कल हमारा इनकॉर्पोरेशन में आ रहा था बार बार, प्रॉस्पेक्टस नाम का, तो उसको भी अभी हम खत्म कर लेते हैं। प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, मीन्स एनी डॉक्यूमेंट विच इन्वाइट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक टू परचेज शेयर एंड डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी। प्रॉस्पेक्टस हमारा वो डॉक्यूमेंट होता है जो कि हमारी पब्लिक को इनवाइट करते हैं कि हाँ भैया आप आइए, हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदिए, हमारे कंपनी के डिबेंचर्स खरीदिए। इसमें क्या कंटेंट्स होते हैं, कंपनी का नाम होता है, एड्रेस होता है, और एड्रेस किस चीज़ का, उसके रजिस्टर्ड ऑफिस का, फैक्ट्री या फिर प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है ये सब चीज़ों का नहीं मतलब है, जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस है वही उसका एड्रेस हो गया। मेन ऑब्जेक्ट क्या होने वाला है, नंबर एंड क्लासेस ऑफ शेयर्स, यानी कि क्या नंबर होने वाले हैं, क्या क्लासेस ऑफ शेयर्स होने वाली है उसमें। क्वालिफिकेशन शेयर्स ऑफ द डायरेक्टर्स, यानी कि शेयर्स जो भी शेयर्स हैं डायरेक्टर्स, उसका क्या क्वालिफिकेशन होगा। नेम एंड एड्रेसेस ऑफ डायरेक्टर्स का नाम एड्रेस हो गया। मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर जो मैनेजर्स हैं उन सभी का, डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजर, उन सभी का नाम और एड्रेस। मिनिमम सब्सक्रिप्शन विच इज़ 90% ऑफ द साइज ऑफ द इशू, यानी कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कैसा होना चाहिए।
द टाइम ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट, यानी कि आप कब शुरू कर सकते हैं सब्सक्राइब करना एंड कब तक ओपन रहेगा कि हाँ आप आके हमारे शेयर्स को खरीद सकते हैं। द अमाउंट पेबल ऑन द एप्लीकेशन में कितना अमाउंट देना होगा, एंड अलॉटमेंट ऑफ ईच क्लास ऑफ शेयर्स, यानी कि ईच क्लास ऑफ शेयर्स के बारे में क्या अलॉटमेंट रहने वाला है। अंडर राइटर्स टू द इशू, उनके बारे में हम बात करेंगे, एंड मर्चेंट बैंकर्स टू द इशू, और जो हमारे मेंशन मर्चेंट बैंकर्स हैं यानी कि किन बैंकर्स का हम बोले हैं हमारे हेल्प करने के लिए, उन सब चीज़ों के हम डिस्क्लोज करेंगे, यानी उन सब चीज़ों को लिख देंगे। अब आता है हमारा इस चैप्टर का, बहुत बड़ा चैप्टर हो गया, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि हमारा होने वाला है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अगर हम कल को चाहें कि हमें बिजनेस कोई खोलना है तो हम कौन सी बिजनेस, हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा, हमने जॉइंट हिंदू फैमिली पढ़ा, हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी जाना, हमने जाना है पार्टनरशिप के बारे में जाना, हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, इन सब चीज़ों के बारे में जाना। अब हम जानते हैं कल को हमें कंपनी खोलनी तो हमें कौन सी कंपनी प्रीफर करनी चाहिए, कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रीफर करना चाहिए। The following factors are important for taking decision about form of business organization। सबसे पहला हमारा होने वाला है कॉस्ट एंड ईज इन सेटिंग अप द ऑर्गेनाइजेशन। कॉस्ट एंड ईज क्या मतलब हुआ, सोल प्रोप्राइटरशिप इज लीस्ट एक्सपेंसिव, यानी कि जो अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप खोलना चाहते हैं तो आपका सबसे सस्ता पड़ेगा, एंड कैन बी फॉर्म्ड विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ तो भी फुलफिल, यानी कि बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होगी, आसानी से खुल भी जाएगा और सस्ता पड़ेगा। कंपनी इज़ ऑल्सो एक्सपेंसिव विद लॉट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़, यानी कि जो हमारे अगर आप कंपनी खोलना चाह रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा पैसा लगेगा एंड सबसे ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है। क्यों होती है, इसमें हमने ऑलरेडी 4 पॉइंट्स में डिस्कस कर लिया क्या कितना लीगल फॉर्मेलिटीज़ होने वाली है। सेकेंड वन इज़ कैपिटल कंसिडरेशन, बिजनेस रिक्वायरिंग लेस अमाउंट ऑफ फाइनेंस प्रेफर सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि जिस बिजनेस में कम पैसा चाहिए होता है, कम कैपिटल चाहिए होती है, तो उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप लगा लेते हैं, एंड पार्टनरशिप भी हम खोल सकते हैं। वेयर एज बिजनेस एक्टिविटीज रिक्वायरिंग ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज रेजोनेंसेस प्रीफर कंपनी फॉर्म, यानी कि मान लीजिए कोई बिजनेस है करना चाह रहे हैं तो उसमें ज़्यादा पैसा चाहिए होगा तो वहाँ पे हम पार्टनरशिप या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो हमारी कैपिटल वो लिमिट हो जाती है, तो इसलिए हम वहाँ पे जाके कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। थर्ड वन इज नेचर ऑफ बिजनेस, यानी कि वर्क रिक्वायर्स पर्सनल अटेंशन सच एज टेलरिंग यूनिट, कटिंग सैलून, इट इज़ जनरली सेटअप एज सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि मान लीजिए आपको कोई ब्यूटी सैलून खोलना है, टेलर की शॉप खोलनी है, तो इस सब में सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। बहुत बड़ी कंपनी खोलने क्या मतलब, बिकॉज इसमें पर्सनल एक्सपर्टीज़ लगती हैं। यूनिट एंगेज्ड इन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आर मोर लाइकली टू बी ऑर्गेनाइज कंपनी फॉर्म, यानी कि कोई बहुत ही बड़ा प्रोडक्शन यूनिट करना है तो वहाँ पे कंपनी आप खोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं प्रेफर किया जाता है। फोर्थ वन इज डिग्री ऑफ कंट्रोल डिजायर्ड, अ पर्सन हु डिजायर्स फुल एंड एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर बिजनेस प्रेफर्स प्रोप्राइटरशिप, यानी कि ऐसा कोई पर्सन जैसे कि आप चाहते हैं कि जो पूरे बिजनेस का कंट्रोल है एंड सारी चीज़ जो डिसीजन है वो मैं अकेला लूँ, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप खो लीजिए। रैदर देन पार्टनरशिप और कंपनी, यानी कि पार्टनरशिप में आपको अपने पार्टनर से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाँ सारे जो पार्टनर्स हैं वो एक ही डिसीजन पे हाँ करें। अगर आप अकेले डिसीजन लेना चाहते हैं वो आपको प्रोप्राइटरशिप खोलना पड़ेगा। फिफ्थ वन इज लायबिलिटी और डिग्री ऑफ रिस्क, प्रोजेक्ट विच आर नॉट वेरी रिस्की कैन बी ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि कोई प्रोजेक्ट आप करना चाह रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं, जैसे मान लीजिए कोई जनरल स्टोर खोलना है छोटा सा, तो उसमें आप क्या फालतू में कंपनी पार्टनरशिप ये करेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप अकेले जाके बढ़िया से एक स्टोर खोल सकते हैं। वेयर एज द रिस्की वेंचर्स शुड बी डन इन द कंपनी फॉर्म, यानी कि आप कोई बड़े स्केल पे बहुत ज़्यादा रिस्की काम कर रहे हैं तो आपको कंपनी खोल लेनी चाहिए, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को देखना चाहिए। बिकॉज द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड, बिकॉज उसमें क्या है जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर आप कोई रिस्की काम करेंगे तो वहाँ पे आपकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होने वाली है। यहाँ पे हमारा ऑफिशियली ये चैप्टर खत्म होता है, बट इस वीडियो को बंद करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। एंड अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा अकाउंटिंग एंट्रीज, मतलब अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग, जिसमें हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल एंट्रीज, ये सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो उसको देखना नहीं भूलना। एंड ऑल्सो इस चैप्टर को अगर आपने कोई भी लेक्चर मिस कर दिया तो आप प्लेलिस्ट का लिंक ओपन करके वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। जय हिंद।